दोस्तों एक 60 साल की बुजुर्ग महिला अपने आंगन में अकेली रहा करती थी, अपने घर में अकेली रहा करती थी और उसे सरकार द्वारा पेंशन भी मिला करती थी क्योंकि वो सरकारी टीचर से यानी शिक्षक से रिटायर थी। और उसके घर में कुछ किराएदार भी रहा करते थे, उनसे भी कुछ पैसा आता था। धन की कोई कमी नहीं थी, पैसा की कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक रात जो होता है, अगर आप उसे सुनोगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि भला ऐसा भी हो सकता है क्या। दोस्तों आइए जानते हैं, आपको बताते हैं इसे एक कहानी के माध्यम से। कहानी प्रारंभ करें उससे पहले वही आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं वही आपका दोस्त गुड्डू शास्त्री। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों ये कहानी है महाराष्ट्र के सिविल लाइन की। वहाँ की रहने वाली एक 60 वर्षीय सुनीता की। ये सुनीता सरकारी शिक्षक थी, वहाँ से रिटायर हो चुकी थी और इन्हें सरकार द्वारा पेंशन भी मिलती है। और इनके घर में घर नहीं, इनका एक बंगला बना हुआ था, कोठी बनी हुई थी, उसमें कुछ किराएदार भी रहते हैं और वो किराया भी देते हैं, जिससे इनका परिवार अच्छी तरीका से चल रहा है। यानी इनकी गुजर अच्छी तरीका से हो रही है, किसी भी चीज की धन दौलत की कोई कमी नहीं है। इनका एक बेटा है जिसका नाम वैभव होता है और वो वैभव अपनी पत्नी को लेकर के, जब उसमें यानी वैभव की शादी हो जाती है तो अपनी पत्नी को लेकर के बेंगलुरु में जाकर के शिफ्ट हो जाता है, वहां पर नौकरी करने लगता है। इधर ये सुनीता अकेली अपने घर में रहती है। तो इसने अपने यहाँ पर एक खाने बनाने वाली नौकर को रख लिया था। वो नौकर सुबह 10-11 बजे के करीब आती है और दोनों समय का खाना बना करके चली जाती है, जो दोनों टाइम के लिए हो जाता है। दोनों समय यानी दोनों टाइम खाना बनाने के लिए सुबह शाम नहीं आया करती थी, दिन में एक बार आती थी। एक दिन रोजाना की तरह वो नौकरानी जब द्वारे पर आती है तो आकर के गेट बेल बजाती है, लेकिन अंदर से कोई गेट नहीं खुलता है। तो वो विचार करने लगती है कि रोजाना तो मालकिन जब भी हम गेट बजाते थे तो मालकिन तुरंत एक ही बेल में, एक ही बार गेट बजाने में, बेल बजाने में और इस गेट को खोल दिया करती थी। लेकिन आज क्या हुआ है कि आज हमारी मालकिन गेट नहीं खोल रही है। उसने बहुत कोशिश की, चिल्लाने की आवाज़ तक लगाई, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, अंदर से कोई उस गेट को खोलने के लिए तैयार नहीं था। जब उसने आसपास पड़ोसियों की आवाज़ लगाई तो पड़ोसी लोग भी एकत्रित हो गए। पड़ोसियों ने आकर के देखा, आवाज़ लगाई है लेकिन उस अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है, अंदर से कोई गेट खोलने के लिए तैयार नहीं है। अगर वहाँ पर कोई गेट खोलने वाला हो तो उसे गेट को खोले, लेकिन जब कोई है ही नहीं तो गेट कौन खोले। जब कुछ लोगों ने ज़बरदस्ती उस गेट को तोड़ करके अंदर जा करके देखा गया, उस नौकरानी ने जो खाना बनाने के लिए आती थी उसने अंदर जा करके देखा। जब मालकिन के कमरे में जा करके देखा तो मालकिन के बेड पर मालकिन मरी पड़ी थी। जब पड़ोसियों ने देखा तो वो भी दंग रह गए। अब डॉक्टर को आनन फानन में तुरंत बुलाया गया तो डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और मरने की वजह बताई कि फूड पॉइजन की वजह से इनकी मृत्यु हो गई है। कुछ ऐसा खा लिया है उन्होंने जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई है। मेरे भैया अब क्या होता है, पड़ोसियों ने फोन किया है उसके लड़के के लिए जो बेंगलुरु में रहा करता था। तो वो लड़का वैभव अपनी पत्नी को साथ में लेकर के अपनी माँ के पास में आ जाता है, अपने महाराष्ट्र आ जाता है। और जब महाराष्ट्र में आकर के उसने देखा, डॉक्टर से बातचीत की तो उसे मालूम पड़ा कि उसकी माँ की मृत्यु किसी कारणवश हो गई है। अब वैभव ने तो ये विचार किया कि मेरी माँ की उम्र 60 वर्ष की हो गई तो हो सकता है कि उम्र के चलते मेरी माँ की मृत्यु हो गई हो, लेकिन ऐसा नहीं था, कुछ अलग था। माँ की मृत्यु के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी छिपी हुई थी। दोस्तों बताते हैं हम आपको उसी कहानी को। अब उस लड़के ने, वैभव ने माँ का उसने अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार करने के बाद में 1 महीने तक और अपने महाराष्ट्र वाले मकान पर रहा है। अब 1 महीने का जब समय निकल गया तब एक दिन उस वैभव को याद आया कि मेरी माँ के अकाउंट में पैसा होना चाहिए। मेरी माँ के अकाउंट में बहुत सारा पैसा था। तो अपनी माँ की पासबुक लेकर के, उस बैंक की किताब को लेकर के वो बैंक में पहुंच जाता है। बैंक के कर्मचारी को जाकर के देता है, बोले सर इस अकाउंट को आप चेक कीजिएगा, इसमें जितना भी पैसा है ये मेरी माँ का अकाउंट है, मेरी माँ का देहांत हो गया है, आप इस पैसे को निकाल करके हमें दे दीजिएगा। लेकिन जैसे ही बैंक का कर्मचारी उस खाते को चेक करता है, उस अकाउंट नंबर को चेक करता है तो वो बिल्कुल खाली था। एकदम कर्मचारी कहता है सर इसमें कुछ नहीं है, 1 भी रुपया नहीं है, ये तो बिल्कुल खाली पड़ा है। एकदम से वैभव कहने लगा कि मेरी माँ के पास में थोड़ा बहुत नहीं, बहुत पैसा है और आप शायद हो सकता है सर आपसे कोई गलती हुई हो, एक काम कीजिएगा एक बार और आप चेक कीजिएगा। उस बैंक कर्मचारी ने दोबारा जब उस खाते को चेक किया तो उसमें कुछ था ही नहीं। अब जब साफ साफ मना कर दिया, बोले तुम्हारी माँ के खाते में कुछ नहीं है, तो वो वैभव लौट करके आ रहा था, लेकिन परेशान इसी बात से था कि मेरी माँ के खाते में इतना पैसा था, वो कहाँ चला गया। आखिर मेरी माँ ने मरने से पहले किसको वो पैसा निकाल करके दे दिया। अब तो कुछ मालूम, पर थोड़ा बहुत पैसा नहीं था, बहुत पैसा था। इसी अपने टेंशन में घर आ पहुंचा है। पत्नी पूछती है कहो क्या हुआ, आप बैंक में गए थे, क्या माँ के खाते से पैसा निकला या नहीं निकला। वो एकदम बेटा कहने लगता है, वैभव कहने लगता है क्या बताएं आपको, पूरी सच्चाई बताई है कि मैंने जब खाता चेक करवाया तो
मुझे मालूम पड़ा कि उनके पैसे में उनके खाते में एक भी रुपया नहीं है, उनके खाते में कुछ भी नहीं है। तो अब मैं करूँ तो करूँ क्या? एकदम पत्नी कहती है आप दोबारा जाइए, और दोबारा जाने के बाद में आप वहाँ पर चेक करवाइए और ये चीज़ चेक करवाइए कि ये पैसा कब निकाला गया है, कहाँ से निकाला गया है, किसने निकाला है। वो दोबारा से उस बैंक में पहुँचता है। अब की बार मैनेजर से जाकर के डायरेक्ट मिलता है और मैनेजर से कहता है सर इस खाते को आप चेक कर दीजिएगा और मुझे ये बता दीजिएगा कि ये पैसे कब निकले हैं, इनकी तारीख मुझे बता दीजिए, और हो सकता है तो ये और बता दीजिए कि ये को किसने निकाला है। जब उस खाते को चेक करते हैं अच्छी तरीक़ा से मैनेजर साहब, जो बैंक के मैनेजर थे, उन्होंने एक तारीख बताई कि इस तारीख पर तुम्हारी माँ के खाते से पैसे निकले हैं, 3 दिन के अंदर पूरा पैसा निकल गया है। जब तारीख को वैभव सुनता है तो सुन करके चकित रह जाता है, आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वो तारीख वो थी कि जब उनकी माँ का देहांत हुआ था, उसी के आसपास में वो तारीख थी। अब वैभव विचार करने लगा है मेरी माँ किसी को पैसा मरने के समय पर क्यों देगी और देने के तुरंत बाद क्यों मर जाएगी, इसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर है। अब उसने कहा मैनेजर से सर ये और बताइएगा कि ये पैसा निकला कैसे है, बैंक से निकला है या कहीं और से निकला है। तो उसने डिटेल निकाली है, बैंक मैनेजर ने पूरा हाल बताया कि ये ATM से 3 दिन में ये पूरा पैसा निकल चुका है। अब मुझे ATM की लोकेशन बताइए कि वो लोकेशन कौन सी जगह है, ATM वो कौन सी जगह है जहाँ से ये पैसा निकाला गया है। मैनेजर पूरी डिटेल देते हैं निकाल करके। अब उस डिटेल के अनुसार वो वैभव उस ATM पर पहुँचता है जिस ATM से माँ के खाते से, माँ के ATM से पूरा पैसा निकल चुका था। उस ATM पर जाकर के CCTV फुटेज चेक करता है, उस CCTV में चेक कराता है, उस दिन की रिकॉर्डिंग निकलती है। तो वैभव को मालूम पड़ता है कि जो माँ के खाते से 3 दिन से लगातार पैसा निकाल रहा है वो कोई और नहीं, जो उसी के मकान में किराए पर रहता है, एक किराएदार है जिसका नाम बंटी है, वो निकाल रहा है। अब उसको शक हुआ, बोले ये बंटी ऐसे कैसे कर सकता है और ये बंटी पैसे निकालेगा क्यों, और वो भी जब मेरी माँ की मरने की तारीख के आसपास ही पैसे क्यों निकालेगा, कुछ ना कुछ तो चक्कर जरूर है। उस वीडियो को लिया, वीडियो को लेकर के नज़दीक थाने में पहुंच जाता है और अपनी माँ के मरने की शिकायत करता है। तो जो पुलिस कर्मचारी थे वो पूछते हैं तो सारा हाल बताया। बोले सर ऐसे ऐसे हुआ, मेरी माँ मरने के बाद में मेरी माँ के अकाउंट से पैसे निकाले गए। पहले तो मैं ये समझता था कि मेरी माँ फूड पॉइजन की वजह से उनका देहांत हुआ है, लेकिन अब मुझे पूरा भरोसा हो गया कि ऐसा नहीं है। बोले तुम्हें ऐसा भरोसा कैसे हो गया? बोले मुझे ऐसा भरोसा इसलिए हो गया कि मेरी माँ के मरने की तारीख के आसपास ही पैसा क्यों निकाला जाएगा। अगर मेरी माँ को किसी को देना था तो पहले भी दे सकती थी, लेकिन अचानक मेरी माँ का जाना ये मुझे कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ, मेरी कुछ समझ में नहीं आया। जब उस वीडियो को दिखाया गया तो उस वीडियो के आधार पर उस बंटी के ऊपर FIR दर्ज हो जाती है। अब पुलिस उनकी तलाश में लग जाती है, अपने काम में लग जाती है। अब धीरे धीरे बंटी तो ये सोच रहा था कि मैं नहीं मिलूंगा, लेकिन धीरे धीरे पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं। आप लोग भी जानते हो, अगर पुलिस चाहे तो जमीन से खोद करके अपराधी को निकाल सकती है। तो 15 दिन बाद मालूम पड़ा कि वो बंटी कलकत्ता में रह रहा है। जब कलकत्ता में जाकर के उस बंटी को गिरफ्तार किया गया तो उस बंटी ने जो कहानी बताई, उस कहानी को अगर आप लोग सुनोगे, उस कहानी को जब वैभव ने सुना, जो उन सुनीता का बेटा था, उस वैभव को सुनकर के आंखें फटी की फटी रह गई। केवल वैभव के दिमाग में एक ही प्रश्न था कि मेरी माँ ने ऐसा कैसे किया, मेरी माँ ऐसा कैसे कर सकती है, मेरी माँ ऐसा कैसे कर सकती है, मेरी माँ कभी ऐसा नहीं कर सकती। उस बंटी ने बताया था कि सर मैं महाराष्ट्र में नौकरी किया करता था और अपने दोस्त के कमरे पर रहा करता था, दोस्त के साथ में। तो एक दिन मेरी पत्नी ने जिद की थी मुझसे कि मैं भी महाराष्ट्र घूमना चाहती हूँ, आप वहाँ नौकरी करते हो तो मुझे 1-2 महीने के लिए अपने साथ में ले चलो। तो मैं उस अपनी पत्नी को लेकर के महाराष्ट्र में गया, लेकिन अपनी पत्नी को लेकर के जिस दोस्त के कमरे पर रहता था, जिस दोस्त के साथ में रहता था, उस दोस्त के साथ में तो रह नहीं सकता हूँ। उसी समय में एक रूम, एक कमरे की तलाश में निकला तो मैं यहीं पर जो वैभव की माँ है सुनीता मैम के पास में पहुँच जाता हूँ। सुनीता मैम से जाकर के कहता हूँ मैम मैं अपने परिवार के साथ में हूँ, मेरे साथ मेरी पत्नी है, तो आप मुझे रहने के लिए एक कमरा दे दीजिएगा। सुनीता मैडम ने मुझे कमरा दिया और उस कमरे में हम पति पत्नी आराम से रहते थे। मैं जब ड्यूटी के लिए चला जाता था, नौकरी करने के लिए चला जाता था, तो मेरी पत्नी के साथ में सुनीता मैडम की अच्छी बैठक थी, अच्छे व्यवहार थे, बातचीत हुआ करती थी और घर में कोई था नहीं। सुनीता मैडम भी अकेली थी, मेरी पत्नी भी अकेली रह जाती थी, तो दोनों खूब गप्पे लड़ाया करते थे, दोनों खूब अच्छी तरीक़ा से बातें किया करते थे, दोनों में बहुत मेल मिलाप हो जाता है। अब मैं ज़्यादा अच्छे परिवार से नहीं हूँ, मैं नौकरी करता हूँ 10-12 हज़ार रुपये की। अब आप ही सर बताइए 10-12 हज़ार रुपये में परिवार को लेकर के अगर कोई बंदा प्रदेश
में रहता है तो वो परिवार का ही पालन कर पाएगा, उससे बचा करके घर पर कुछ नहीं दे सकता। तो मैंने अपनी पत्नी से एक दिन कहा कि तुमने जो हट की थी कि तुम्हें महाराष्ट्र घूमना है, अब 1 महीना के आसपास हो गया और तुम अब महाराष्ट्र घूम भी चुकी हो, तो अब एक काम करो, यानी घर जाइएगा, क्योंकि अगर तुम मेरे पास में यहाँ रहोगी तो मैं कुछ भी बचा करके घर धन नहीं भेज सकता, माँ बाप की स्थिति सही नहीं है, मुझे पैसा भी बचाना है। तो पत्नी मान जाती है। अब अपनी पत्नी को लेकर के वो लड़का बंटी अपने घर चला जाता है और जब घर पहुंच गया तो 2-4 दिन बाद अपनी पत्नी को अपने घर छोड़ करके दोबारा आता है। सुनीता मैडम से आकर के कहता है, मैडम जो मेरी पत्नी रह रही थी वो पत्नी अपने यानी मैं घर छोड़ करके आया हूँ, अब मैं अकेला रहूँगा, तो जहाँ पर मैं रहता था अपने दोस्त के साथ में मैं वहीं पर रहूँगा, आपका कमरा खाली कर रहा हूँ, आपका जो पैसा हो मुझे बता दीजिए, मैं आपको दे दूँगा। तो मैडम ने मुझसे एक बात कही थी, तुम मेरा कमरा खाली नहीं कर सकते। बोले क्यों नहीं कर सकते? बोले तुम मेरा कमरा खाली करोगे तो आपको 6 महीने का किराया फ्री में देना पड़ेगा। बोले ऐसे कैसे, कौन दे देगा? बोले देना पड़ेगा तुम्हें, यही हमारे यहाँ का नियम है कि आप बगैर मर्जी के जी चाहे जब हमारा कमरा नहीं खाली कर सकते, आप हमारे यहाँ से नहीं जा सकते। बंटी घबरा जाता है, इतना पैसा नहीं था उसके पास में, कहने लगा मैडम मुझे माफ़ करना, मेरे पास में इतना पैसा नहीं है, मैं आपको पैसा दूँ कहाँ से? तो मैडम ने एक शर्त रखी मेरे सामने, सुनीता मैडम ने एक शर्त रखी और कहा कि मैं तुम्हारे, अगर तुम मेरे पास में रहना चाहो, अगर तुम मेरे घर में रहना चाहो, मेरे कमरे में रहना चाहो, तो मेरी एक शर्त है तुमसे, मैं ना तो तुमसे कभी भी कमरे का किराया लूँगी, ना कभी भी तुमसे कुछ लूँगी, मैं उल्टे बदले में आपको मेरे साथ रिलेशनशिप में रहना पड़ेगा। वैभव ने जब इतनी बात सुनी तो आंखें फटी की फटी रह गई और पुलिस वालों से कहने लगा सर ये झूठ बोल रहा है, मेरी माँ ऐसा कभी नहीं कर सकती। बंटी ने कहा अभी कुछ नहीं हुआ, अभी और आगे सुनिएगा और क्या होता है। वो बंटी बताता है कि इनकी माँ ने, सुनीता मैडम ने मुझसे कहा कि अगर तुम मेरे यहाँ पर रहोगे मैं आपसे किराया भी नहीं लूँगी और आपको मेरे साथ रिलेशन में रहना पड़ेगा, जो मेरे पति मुझे सुख दे सकते थे वो आपको मुझे सुख देना पड़ेगा, आप इस बात पर राजी हो तो मैं आपको फ्री में रख सकता हूँ। सर मेरे दिमाग में भी लालच आ गया, मैं उसी दिन से सुनीता मैडम के साथ रिलेशन में रहने लगा। एक दिन मैंने सुनीता मैडम से पूछ लिया कि मैडम आपको मेरे बारे में ऐसे ख्याल कैसे आए? तो उन्होंने बताया कि एक दिन जब तुम्हारी पत्नी यहाँ पर आकर दी थी तो तुम अपनी पत्नी के साथ में रात्रि के समय संबंध बना रहे थे, दोनों नग्न अवस्था में थे, और जब मैं निकल करके गई तो मैंने रोशनदान से देखा तो वो देख करके मेरे दिमाग में ऐसा चला कि अगर मेरे पति भी आज जिंदा होते तो यही सुख मुझे भी मिल सकता था। अब दोनों रिलेशन में रहने लगे हैं। जब धीरे धीरे समय निकला, 1 नहीं 2 साल बीत जाते हैं, लेकिन इतना मौका नहीं मिला बंटी को कि उन सुनीता मैडम को छोड़ने के बाद में अपने घर अपने परिवार वालों की खबर ले लेता। अब पत्नी फोन करती है बार बार, देखो कितना समय हो गया, 2 साल का समय हो गया, आपको देखा नहीं, आपका देखने का बहुत मन करता है, आप कब आ रहे हो, आप जल्दी आ जाओ, हमें आपको देखना है, ऐसी कैसी नौकरी है तुम्हारी जो छुट्टी नहीं मिल रही है। लेकिन वो बंटी बार बार बहाने लगाता था कि मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है, कंपनी में अभी बहुत काम है। लेकिन वो चक्कर में कुछ और में था। क्या चक्कर में था? वो जब भी जाने के लिए अपने घर की कहता तो सुनीता मैडम उसे जाने नहीं देती, उसे धमकाती, अगर तुम मुझे छोड़ करके जाओगे, अगर तुम मुझे ऐसे छोड़ नहीं सकते, अगर तुम मुझसे रिश्ता खत्म करके जाओगे तो मैं तुम्हारे ऊपर छेड़छाड़ का आरोप लगा करके तुम्हें जेल में बंद करवा दूंगी। अब वो बंटी घबरा जाता है, फंस जाता है बंटी। अब बंटी एक दिन विचार करता है कि अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा मुझे, जरूर क्या करना पड़ेगा, मुझे अपना परिवार भी देखना है, मुझे अपना जीवन भी देखना है, और ये मैडम मुझे छोड़ने के लिए राजी नहीं है, तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो एक दिन रात्रि के समय मैंने और सुनीता मैडम के साथ में संबंध बनाए। संबंध बनाने के बाद में जब हार थक करके सुनीता मैडम सो जाती हैं तो मैंने वहीं तकिया लगा करके उनके मुख पर रख करके उनको मार दिया, और मारने के बाद उनका ATM लेकर के मैं वहाँ से निकल गया। अरे मैंने तो ये विचार किया था कि मैं कभी पकड़ा ही नहीं जाऊँगा, मेरे ऊपर कोई शक ही नहीं करेगा। मैं उसी दिन निकल गया और मैंने 3 दिन में ये ATM का पासवर्ड सब कुछ मुझे मालूम था, सुनीता मैडम का जो कुछ भी सीक्रेट था सब कुछ मुझे मालूम था। मैंने धीरे धीरे करके 3 दिन में ये पूरे पैसे निकाल लिए। इस कारण से और सुनीता मैडम की मृत्यु हुई। अब आप जो कोई सजा देना चाहो वो सजा मुझे दे सकते हो। जब उस बंटी ने इतनी कहानी बताई तो जिन जिन लोगों ने सुनी सबकी आंखें फटी की फटी रह गई कि कैसे एक 60 साल की स्त्री 30 साल के पुरुष के साथ में कैसे ऐसी हरकत कर सकती है। इंसान कितना नीचे गिरता हुआ जा रहा है। सुनीता मैडम जो थी, उम्र तो थी उनकी 60 की, लेकिन मन उनका बचपन का था। तो दोस्तों ये कहानी थी। इस कहानी को सुनाना किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है। आप लोगों से एक विनती करूंगा, अगर आप बाहर नौकरी करने के लिए जाते हो, अगर आप बाहर पैसा कमाने के लिए जाते हो, तो आप खूब मेहनत कीजिए, खूब पैसा कमाइए, अच्छे तरीका से ईमानदारी से मेहनत कीजिए।
कीजिए, लेकिन कभी भी आप किसी औरत या लड़की के चक्कर में मत पड़िएगा। आप लोगों से हाथ जोड़ करके मेरी यही अपील है, क्योंकि हमारे यहाँ पर हमारे बुजुर्ग कह देते हैं कि जो इंसान दो नीतियाँ अपना लेता है वो कभी जीवन में चाहे कहीं उसे भेज दो कभी भी धोखा नहीं खा सकता। वो दो नीतियाँ कौन सी हैं कि जो इंसान हाथ का सच्चा और लंगोटी का पक्का बन करके रहता है वो कभी धोखा नहीं खा सकता। हाथ का सच्चा मतलब किसी की चीज़ की चोरी मत करो, जो हमारा है वो हमारा है, अन्यथा दूसरे का चाहे सोना पड़ा हो उसे अगर इंसान मिट्टी समझता है तो वो कभी धोखा नहीं खा सकता। दूसरा लंगोटे का पक्का, यानी किसी भी बहन किसी भी बेटी को देख करके कभी भी इंसान को डिगना नहीं चाहिए। और अगर जो इंसान इन दो नियमों का पालन कर लेता है वो चाहे कहीं भी चला जाए, चाहे किसी भी देश में चाहे किसी भी प्रदेश में कहीं भी जा करके रहे, उसके लिए हर जगह हर समय नौकरी उपलब्ध है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी एक नई कहानी नए एपिसोड के साथ में। तब तक के लिए सभी लोग आनंदित रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।